नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी का एक बयान फिर से चर्चा में बना हुआ है। सीएम योगी ने बिजनौर में, गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि अगर आप अपनी नालायक औलादों को नहीं समझा सकते हैं तो सबक सिखाना होगा। पहले आपको बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी ने बिजनौर में गाजियाबाद की घटना को लेकर के किस तरीके से न सिर्फ उन बच्चों को या जो बच्चे बिगड़े हुए हैं, जो किस तरीके से गलत रास्तों पर चले गए हैं, उनको समझाने की बात की है और साथ ही साथ विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है। और उन्होंने बोला है कि बकरीद के दिन जिस तरीके से एक हिंदू युवक की हत्या की जाती है उस पर विपक्ष खामोशी साध लेता है, इसको लेकर के भी बोला है। आपको सुनाते हुए बयान सीएम योगी का, जिसमें वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बकरीद के दिन गाजियाबाद में एक हिंदू युवक की हत्या पर उन बिगड़ैल बच्चों को लेकर के एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सब के बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से सीएम योगी कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर के विपक्ष पर भी हमलावर थे और साफ तरीके से उन्होंने दोस्ती को लेकर के भी कटाक्ष किया और कहीं ना कहीं दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी की घटना का भी जिक्र किया, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो सूर्या चौहान है वो असद के दोस्त थे और कहीं ना कहीं असद ने न सिर्फ दोस्ती के नाम पर जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया वो अपने आप में एक बड़ी बात है और पूरे देश में इसको लेकर के गुस्सा है और ये बयान सीएम योगी का इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इंद्रवीर के पास चलते हैं, रायबरेली। इंद्रवीर, कौन सी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, हमारी मौजूदगी रायबरेली के सदर में अगर मैं बात करूं तो राही ब्लॉक है और राही ब्लॉक जहां पर है उसके परिसर में मौजूदगी है। और यहाँ पे मौजूदगी क्यों है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज यहाँ पर शक्ति से समृद्धि और नव निर्माण के 9 वर्ष पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा। और ये यहीं पे नहीं, लगभग पूरे प्रदेश में है। और ये वो जो है दृश्य है प्रदर्शनी का, जिसका भी आपसे कुछ देर बाद मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। ये पूरा उसका विजुअल है, आप देख सकते हैं। और ये प्रदर्शनी है और इस प्रदर्शनी में अखंड सबसे बड़ी बात की आपसे कुछ देर बाद यहाँ की जिला अधिकारी संनीत कौर ब्रोका पहुंचेंगी और इसका उद्घाटन करेंगी। अंदर भी मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। ये वो प्रदर्शनी है और प्रदर्शनी में कई सारी चीजें दर्शाई गई हैं। आप जैसे देख सकते हैं 2017 से पहले दिल्ली मेरठ के बीच मुश्किल भरा सफर, 2026 में नमो भारत से दिल्ली मेरठ की सिमटी दूरी 1
घंटे से कम समय में यात्रा पूरी, ऐसे तमाम स्लोगन के साथ भारत सरकार के मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। और ये देखिए आप, 2017 से पहले रक्षा उपकरणों का सीमित उत्पादन, अब अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट एवं झांसी में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, और तमाम ऐसे मतलब एआई हब, 9 शहरों में सोलर प्लांट, ऐसे तमाम सारी जो सरकार की अपनी उपलब्धियां हैं उनको लेकर के ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी का आपसे थोड़ी देर बाद यहाँ पर डीएम सनीत कौर ब्रोका पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि लगभग अगर प्रदेश के मैं बात करूं तो हर एक जिले में ये प्रदर्शनी का शुभारंभ आज हो रहा है। और सरकार की जो 9 वर्षों की अब तक जो उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो जो तमाम कामयाबियां हैं उनको इस प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है, और उसको लेकर के ये वो दृश्य है। और ये तमाम सारे स्लोगन के साथ, तमाम सारे बैनर के साथ ये प्रदर्शनी लगाई गई है। जी अखंड। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि जिस तरीके से 9 सालों की जो उपलब्धियां उत्तर प्रदेश सरकार की और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, जन सूचना जो संपर्क विभाग है उसके माध्यम से प्रदर्शनी का आयोजन है, जिसकी तस्वीरें सीधे तौर पर हमारे दर्शकों को इंद्रवीर दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका उद्घाटन थोड़ी देर बाद वहां की जो रायबरेली के जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहाँ किस क्या क्या किया गया, कितना विकास हुआ है। और कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं उसको इसके माध्यम से बताया जाएगा, गिनाया जाएगा। और 9 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने, सीएम योगी सरकार ने क्या कुछ किया है उत्तर प्रदेश में, वो भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर, तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा इसको लेकर के हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जितेंद्र के पास चलते बस्ती। जितेंद्र, कौन सी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से पहले भी इस खबर के बारे में बताया गया था कि बस्ती के जो युवा लोग हैं, जिस तरीके से वो लोग एक नदी को साफ करने वाली बात सामने आई थी। फिलहाल बीते जो संडे है उस रविवार के दिन देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में उस युवाओं को जो है प्रेरित किया गया। उन युवाओं के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने शिकायत ना करके बीड़ा उठाया कि हम मनोरमा नदी की सफाई करेंगे। फिलहाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह की सराहना की गई, उससे लेके जो युवा है जो जिनके द्वारा नदी सफाई की जा रही थी, आकाश और उनके सहयोगी द्वारा हम लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। जिले के लिए भी काफी गर्व की बात थी। लगभग जिले के हर लोगों के द्वारा बात की, सभी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इस चीजों को तमाम लगा रहे थे कि बस्ती के युवाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनका उत्साह वर्धन किया। लेकिन सवाल ये उठता सबसे बड़ा कि जो युवा थे उन लोगों ने शिकायत ना करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह बात को कहा कि उन्होंने शिकायत ना करके एक बीड़ा उठाया कि हम नदी की सफाई करेंगे। फिलहाल बस्ती में भी विभिन्न नेता लगभग हर नदी की सफाई अभियान में जुट गए हैं, उसमें लगे हैं। कई नदियों की सफाई के कार्य में भी लुप्त हुए। लेकिन एक मामला बस्ती से इसी बीच में एक ताजा मामला सामने आता है कि बस्ती के जो अधिकारी है, क्योंकि जो बस्ती के गौ सेवा के उपाध्यक्ष है और विपक्ष नेता के जो प्रतिनिधि है, वो लोग एक नदी सफाई करने के लिए जाते हैं। वहां सफाई करने जाते हैं, वहां पे पौधरोपण भी हो रहा होता है। लेकिन वहां पे जो वर्तमान यहाँ के विधायक है, सांसद है, उन लोगों के भी नाम के पौधे वहां पे लगने थे। लेकिन फिलहाल वहां पे बस्ती के जिलाधिकारी और सीडीओ के नाम से वहां पे पेड़ लगाया गया था, वहां पे जो वहां पे मौजूद नहीं थे। लेकिन जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ये चीज कहा कि जब अधिकारी यहाँ पे नहीं है तो उनके नाम के आपने पेड़ लगा दिया। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो सांसद है, वर्तमान विधायक है, उनके नाम का जो लगना था नाम पे कोई पेड़ ही नहीं है यहाँ पे। फिलहाल ये सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो छोर मची हुई है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बस्ती के युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कि इस तरीके उन्होंने स्वयं बीड़ा उठाया और नदी को सफाई की। और एक तरफ दूसरी तरफ पेड़ लगाने को लेकर पक्ष और विपक्ष में जिस तरीके से बातें होती है, नदी सफाई करने की जो बात बस्ती में हुई है लगातार, अब क्योंकि उसी नदी के बीच में जो है सफाई करने के लिए जो वहां के विधायक है अजय सिंह, जो बीजेपी के, वो भी उस नदी की सफाई करने के लिए उस नदी में कूद पड़े थे। फिलहाल युवा ने वो भी बताया कि जो विधायक है वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 60-70 दिनों से जो युवा है उस नदी को साफ कर रहे थे। क्या उस बीच में जो वर्तमान विधायक है या और राजनीतिक दल है वो क्यों नहीं है इस बात को सफाई करने के लिए? क्या उन लोगों को ये चीज नहीं समझ में गया? वर्तमान बस्ती के जो अधिकारी है इस बातों को उन लोगों ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? क्योंकि पत्रकारों द्वारा जो खबरें लगातार चलाई गई, खबर चलने के बाद लोग एक्टिव हुए, उसके बाद में वहां पे लोग वहां पे
जो विधायक है वहां पे पहुंचे। फिलहाल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से उन बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया, तो उससे उत्साहवर्धन से कुछ दिन पहले यानी रिसेंटली बात की जाए 2-3 दिन पहले जो युवा तो उन लोगों को सूचना निर्देशक विशाल सिंह द्वारा बुलाया गया था, बच्चे वहां भी मिलने के लिए गए थे। उसके बाद में मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरीके से उनको उत्साहवर्धन किया, ये वाकई में बस्ती के लिए उत्साह की बात है और काफी अच्छी बात है, जिससे लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। अखंड बिल्कुल जितेंद्र, ना सिर्फ बस्ती के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से युवा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गंदी नदी को साफ करने के लिए उसमें उतर जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित देश के प्रधानमंत्री करते हैं, फिर भी उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हैं उनको देख करके आगे आते हैं। कभी ऐसा लगता है कि जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाते, ठीक ढंग से नहीं निभाते, और शायद यही कारण है कि लगातार इस तरीके की तस्वीरें आती है। अब आपने जिस तरीके से एक और खबर बताई कि पेड़ को लेकर के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के बीच में एक तरीके से कि फिर फुटअव्वल हो रहा है कि हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम नहीं है। अरे पेड़ लगाने की जिम्मेदारी थी, पेड़ लगाना था, वहां पर किसी का नाम नेम प्लेट लगानी थी, उस पेड़ पे नेम प्लेट भी लग जाती तो भी ठीक था। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे, जब हमने देखा है कि रिकॉर्ड बनता है एक साथ कई पौधों को लगाने का, तो हमने कई पौधों को हमने तस्वीरें देखी है, सोशल मीडिया पर भी देखा, हमने लोगों के माध्यम से भी देखा है, दिखाया भी अपने दर्शकों को कि उन पेड़ की सुध लेने वाला कोई रहता ही नहीं है। पेड़ तो लगा दिया गया लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई है ही नहीं, पता चला पेड़ सूख करके खत्म हो गया। तो आप इस प्रतिस्पर्धा में सिर्फ उटव्वल में पड़े हैं कि मेरा नाम लगा है या नहीं लगा है, अधिकारी का क्यों लग गया, जनप्रतिनिधि का क्यों लग गया, उनका क्यों नहीं लगा, हमारा क्यों लग गया, या इनका क्यों लगा दिया, मेरा क्यों नहीं लगा। ये तमाम इस तरीके की चीजें जो कहीं ना कहीं एक विकास के कामों में अवरोधक का काम पैदा करती है। और सबसे बड़ी बात है कि इन युवाओं से, इन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को सीखना चाहिए कि उन्होंने आपकी जिम्मेदारी का बीड़ा खुद उठाया, जो आपके कंधों पर जिम्मेदारी थी उसको अपने कंधों पर लेने का काम किया, और यही कारण है कि वो लोग सफाई कर रहे थे और उनको देश के प्रधानमंत्री ने प्रोत्साहित किया। लेकिन फिर भी तमाम दावे किए जाते हैं और हमने देखा है कि साफ सफाई को लेकर के नदियों को बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भी आती हैं, लेकिन इस तरीके से हालात है, नहर की सफाई के लिए भी पैसा आता है लेकिन कुछ होता नहीं है, ढाक के 3 पात वाली कहानी हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आखिरकार जितेंद्र, क्या युवा सब कुछ खुद ही उठा लेंगे, बीड़ा उठा लेंगे, जो सरकारी पैसा आता है जो खर्च करने के लिए वो भी कहीं खर्च होगा, उपयोग होगा उसका भी? देखिए ये बात तो सही है कि क्योंकि जो युवा है पिछले लगभग 60-65 दिन से लगातार वो नदी की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों के द्वारा ब्लॉग बना के अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पे डाला जा रहा है, जिसके माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी हुई, स्वयं वहां के जाके वहां पे खबर भी बनाई गई। लेकिन वही चीज है कि खबर चलने के बाद पॉइंट सबसे बड़ा निकल के आता है कि इन युवाओं के पहले भी, जैसे कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि नदी सफाई का बीड़ा हम लोगों ने भी उठाया था, अलग अलग क्षेत्रों में नदी हम लोगों ने सफाई। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप एक दिन फावड़ा लेके और जो भी सामान से वो लेके चले जाते हैं, नदी की सफाई कर देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इन युवाओं ने पिछले 60-65 दिन से लगातार अपना श्रम दान दे रहे हैं, डेली वो 3 से 4 घंटे मेहनत करते हैं और नदी की सफाई कर रहे हैं। लेकिन क्या जो भी नेता थे कि वो पिछुओ लगातार ऐसी नदी सफाई करते हुए पहले कभी नहीं देखे गए। अब जब चर्चा का विषय बन गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, जिस तरीके प्रधानमंत्री के द्वारा जो बताया गया, उसके बाद में अब चर्चा का विषय बन गया, तो स्वाभाविक बात है सभी लोग अपनी होड़ लेने में लग गए कि पहले हमने ये बीड़ा उठाया था बस्ती की, मतलब अन्य नदी की। फिलहाल इस मामले में एक नया मोड़ और सामने आया था जब कल इस बारे में बस्ती के जिलाधिकारी से बात की गई, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरीके से सम्मानित किया गया, बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया, जब उस बारे में डीएम साहब से बाइट मांगी गई कि आप इस बारे में क्या कहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई योजना लाई जाएगी या प्रशासन की तरफ से उस नदी को सफाई करने के लिए या कुछ बेहतर इंतजाम करने की कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा, तो डीएम साहब ने बाइट नहीं दिया। उनका यह कहना है अभी मनोरमा नदी के लिए ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन जो कुआनो नदी है या अन्य जो भी नदी होगी, कोई एक नदी है जिसका नाम मुझे प्रॉपर याद नहीं है, उस नदी की सफाई की बात चल रही है। आप उसमें बाइट लेना है तो ले सकते हैं, उसमें नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डीएम साहब को भी जो बयान है वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्साहवर्धन किया गया, तो स्वाभाविक बात है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कहने के नदी के बारे में आप शायद आगे एक लेटर देते कि इनके जीर्णोद्धार के लिए कुछ नया कुछ किया जाए, कुछ सुंदरीकरण किया जाए। लेकिन फिलहाल डीएम साहब के द्वारा जो जवाब मिला वो संतोष पूर्वक नहीं था। लेकिन स्वाभाविक बात है, लेकिन अब डीएम साहब है, कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इस पूरे मामले एक चीज साफ थी, नदी की सफाई का बेड़ा अब लगभग जो नेता है वो फोटो अपनी वीडियो पोस्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जब देश के प्रधानमंत्री ने उन युवाओं का उत्साहवर्धन किया और जिस तरीके से उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, उसके बाद तमाम नेता तो आगे आएंगे ही।
लेकिन उस 60-65 दिन से काम कर रहे हैं और सफाई में जुटे हुए हैं। आप लोग जाते हैं तो अपने नेम प्लेट को खोजने लगते हैं कि हमारा नेम प्लेट है या नहीं है। फोटो सेशन के लिए कैमरामैन भी साथ में लेकर के जाते हैं कि भाई फोटो सेशन हो जाए। लेकिन इन सब चीजों से आगे बढ़ना होगा और अगर सच में धरातल पर कुछ दिखाई दे, उसके लिए आपको धरातल पर काम करना होगा, ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि हवाबाजी में केवल फोटो सेशन करा देंगे आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर ऐसा ही होता तो सरकार बहुत सारे पैसे खर्च करती है नदियों की सफाई के लिए, साथ-साथ नहरों के लिए, लेकिन हालात वही बने रहते हैं। पता नहीं वो पैसा आता है, लगता कहाँ पर है। साफ-सफाई होती है, फिर उसके तमाम चीजें होती हैं, लेकिन कहीं साफ-सफाई दिखती नहीं है। अब युवाओं को इस तरीके से आगे आना पड़ रहा है और देश के प्रधानमंत्री को प्रोत्साहित और प्रोत्साहन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए उनके लिए स्पेस देना पड़ रहा है, तो अपने आप में बड़ी बात है। फिर भी अगर जो तमाम नेता देश के प्रधानमंत्री को देखने के बाद ही भले मैदान में उतरे हों, कम से कम उनको इनसे सीख लेनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि कहीं न कहीं इन युवाओं का उत्साहवर्धन करें, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाएं और कहीं न कहीं कदम से कदम मिला करके अगर ये बीड़ा उन्होंने उठाया है, तो उसमें आपका भी योगदान होना चाहिए क्योंकि आप वहां पर बस्ती जनपद के कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि हैं और कई लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो आपको कम से कम इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। फिलहाल जिलाधिकारी का बयान है, थोड़ा अलग है, हटकर है, उन्हें लगता होगा इससे ज्यादा दूसरी तरफ देखना चाहिए तो उन्होंने दूसरी तरफ देखा। फिर भी जो भी है, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने उन युवाओं का उत्साहवर्धन किया, अपने आप में कहीं न कहीं एक बड़ी बात है और साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि देश के प्रधानमंत्री की निगाहें, नजरें हर उस एक्टिविटी पे है जहां पर कुछ अच्छा हो रहा हो और इसकी ये बानगी है कि किस तरीके से युवाओं ने बस्ती जनपद में जिस तरीके से एक नदी को साफ करने का बीड़ा उठाया, उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उन युवाओं की उनका उत्साहवर्धन किया, बल्कि उनको प्रोत्साहित भी किया। तो कहीं ना कहीं ये जितेंद्र बड़ी खबर भी है और कहीं ना कहीं उन तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए एक मैसेज है और एक संदेश है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको करने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप उसके लिए वजह खोजते हैं और वजह तब तक खोजते रहते हैं जब तक चुनाव आता है। जब चुनाव आ जाएगा तो फिर आप सोचेंगे कि एक बार फिर से जनता अपनी जो जनता जनार्दन कहते हैं ना, ये लोग जब चुनाव आता है उनके पास जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। फिर भी जो भी खबर पर अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश के पास चलते हैं, सिद्धार्थनगर। ब्रजेश, कौन सी खबर है सिद्धार्थनगर से आज? जी अखंड, मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले का एक इटवा ब्लॉक है और इटवा ब्लॉक में ग्राम पंचायत लमुइया है, जहां एक तरफ लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजना आती है कि ग्राम पंचायतों में विकास हो, और तो सबसे बड़ी बात तो ये है तो ग्राम प्रधानों के लिए सोने में सुहागा का काम हो गया, क्योंकि ग्राम प्रधान जो है अब तो प्रशासक भी बन गया है। ऐसे में जो ग्राम प्रधान 5 सालों में ग्राम पंचायत का विकास नहीं कर पाया तो क्या वो प्रशासक बन करके विकास करेगा? ये तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। कर्ण, जब आज उस ग्राम सभा में हम लोग गए और जब वहाँ मौके पर देखे तो जो आरआरसी सेंटर होता है ग्राम पंचायत का, होता है गाँव का जो कूड़ा कचरा होता है गाँव से बाहर उसको एकत्रित किया जाए और उसमें से जो प्लास्टिक होता है, जो अन्य चीज होते हैं उसको छांट करके और अलग बिक्री करके ग्राम पंचायत के कार्यों में जो विकास का कार्य उसमें लगाया जाए। लेकिन वहाँ आरआरसी सेंटर बना दिया गया। आज तक उस आरआरसी सेंटर में गांव का कोई भी कूड़ा कचरा नहीं गया। जब गांव में देखा गया तो काफी गंदगी का अंबार देखने को मिला, नालियां भटी पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ जब उस ग्राम सभा में जो पंचायत भवन बना, जिसमें सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की सरकार ने नियुक्ति किया, उसे 6,000 रुपये प्रति महीना मानदेय दे रही है सरकार। ऐसे में पंचायत सहायक की अनुपस्थिति मिली, पंचायत भवन में ताला लटकता हुआ दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है अखंड कि जिस तरीके से जो पंचायत भवन होता है, गांव के जो अन्य कागजात होते हैं, जो जरूरी कागजात होते हैं, जो ऑनलाइन की प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर होता है, अन्य उपकरण होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कोई देखने को नहीं मिली अखंड। जी, तो फिर बनाया क्यों गया है ब्रजेश? उस पंचायत भवन का जब कुछ काम ही नहीं है तो उसका उपयोगिता ही नहीं है तो उसको ही बंद करके ताला परमानेंट बंद कर दे। सरकार से कह दे कि यहाँ पर जो पंचायत सहायक रखे गए क्यों इनके ऊपर 6,000 रुपए की आप बेफिजूल इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं जब कोई काम ही नहीं है। ताला बंद करने के लिए पंचायत भवन होता है क्या? या फिर कंप्यूटर जो रखे गए वहां पर सहायक जो आने चाहिए थे, क्या वो आते भी हैं या फिर वहां पर भी ताला ही लटका रहता है? और अगर लटका रहता है तो बड़ी शर्म की बात है, उन लोगों की नियुक्तियां क्यों की गई है जब कोई काम ही नहीं है? तो हम ये नहीं कहते कि 6,000 रुपए बहुत है और उसके लिए दिन भर वो बैठ करके वहीं पर काम करें, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं तो कम से कम इसके बारे में तो कम से कम प्रधान जिम्मेदार है। और 5 सालों में रही बात प्रशासक बनने की, तो इलेक्शन ना होने की वजह से इस तरीके की ये कदम उठाया सरकार ने। लेकिन फिर भी वही सवाल है
कि 5 सालों में आपने काम नहीं किया और जो जरूरत की चीजें हैं, जो आम जनमानस जो प्रधान के अंडर में आती हैं, चाहे यहाँ यूं कहे कि जो ग्रामवासी जहां से कुछ सहूलियत पा सकते हैं, अगर वहां पर इस तरीके की तालाबंदी होगी, बंद रहेंगे, दरवाजे बंद रहेंगे, तो आम जनमानस क्या दिन भर जाकर के लोगों को फोन ही करता रहेगा, टेलीफोन करता रहेगा? एक सवाल ये बताइएगा ब्रजेश कि आखिरकार पंचायत भवन बना रहता है कि वहां पर कहीं ना कहीं जो पंचायत सहायक के साथ साथ प्रधान भी वहां पर रहते हैं, तो पंचायत प्रधान रहते कहाँ पे हैं? फिर कोई प्रधान का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो उनके घर ही लोग जाते होंगे। जी, एखन देखिए जो व्यवस्था होता है पंचायत भवन का, उसमें सरकार के द्वारा धन मुहैया कराया जाता है, जिसमें आपका टेबल होता है, कुर्सी होता है, मेज होता है, कंप्यूटर होता है, या फिर ऑनलाइन के जो अन्य उपकरण हैं ये भी उपलब्ध होते हैं। ऐसे में जो ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं, जिन लोगों को ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन, जैसे मान लीजिए किसी को परिवार रजिस्टर का नकल चाहिए, तो ऐसी चीज़ें जो है पंचायत भवन में उपलब्ध होती हैं, जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात तो अखंड राज सामने ये आ गई कि ग्राम प्रधान की मेहरबानी है या ग्राम प्रधान के द्वारा एक अजनबी व्यक्ति को उस कंप्यूटर ऑपरेटर कक्ष में, जहां सरकारी अन्य सामान उपस्थित होते हैं, वहां उसको रख दिया गया। पंचायत भवन का ताला चाबी उसे दे दिया गया। जब इस संबंध में इटवा के वीडियो से जानकारी लिया गया तो उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जब ग्राम पंचायत सचिव से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि अगर ऐसा है तो गलत है, क्योंकि पंचायत भवन में कोई अन्य व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि पंचायत भवन में ग्राम पंचायत के अन्य जो है कागजात उपलब्ध होते हैं। अगर ऐसा है तो उसको वहां से हटवाया जाएगा। अब इसमें कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की एक बड़ी लापरवाही और अनियमितता देखी जा रही है, क्योंकि थोड़े से धन के लालच में शायद उस जो है आदमी को उस पंचायत भवन में रहने के लिए उसे ताला चाबी दे दिया गया था। अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है और कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं, प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार जो व्यवस्था है ही नहीं, उस व्यवस्था को आपने कैसे चालू कर दिया? उस व्यवस्था को आप कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं? आपने उस भवन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दे दी जो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा ही हुआ नहीं है। तो आखिरकार इस पर तो सवाल खड़े होंगे और जांच भी करनी चाहिए कि आखिरकार पंचायत भवन में बहुत जरूरी गांव के जो ग्राम के जो जो जरूरी कागजात होते हैं लोगों के घर परिवार के, वहां पर है, तो कहीं ना कहीं इस बात की भी तो आशंका हो सकती है कि उनके साथ छेड़छाड़ हो सके। कुछ क्षणिक लाभ के लिए या कुछ आर्थिक लाभ के लिए अगर इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है तो अपने आप में एक बड़ा ही दंडनीय है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के अगर कोई कार्रवाई करनी चाहिए अधिकारियों को। कुछ भी हो सकता हो अर्थ के लिए नहीं, किसी को जरूरतमंद हो सकता हो, लेकिन फिर भी ऐसे गैर जरूरी जगहों पर या ये ऐसी जरूरी जगहों पर गैर जरूरी लोगों की कई कैसे उनको इस तरीके की जिम्मेदारी दी जा सकती है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है ब्रजेश। तो अपने आप में क्या इसको लेकर के क्या किसी अधिकारी से कोई बातचीत, कभी कोई शिकायत किसी ग्राम के लोगों ने की है, ग्राम के निवासी ने की है, किसी ने की है, क्या इस पर कोई एक्शन हुआ है? जी, अखंड देखिए, जब हम लोग वहां पहुंचे तो कुछ ग्रामीणों के द्वारा पहले से सूचना मिली थी हम लोगों को कि इस पंचायत भवन में कोई बाहरी व्यक्ति आकर के रहता है, जिसको लेकर के जब हम लोग वहां पहुंचे, जिसका विजुअल भी भेजा गया, साफ तौर से स्पष्ट है कि वो जो है उसी कमरे में, जो कंप्यूटर कक्ष है उसी कमरे में रहता है, उसी कमरे में उसकी बाइक है, उसी कमरे में उसकी चारपाई है। जब हम लोग पूछे कि आपको ये किसने दिया तो उसने साफ तौर से बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा हमें चाबी उपलब्ध कराई गई है। लेकिन अगर तो कल के अधिकारी को लिए क्या क्या पंचायत भवन से अगर कोई सामान गायब हो जाता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारियों का क्या कहना है इस पे? भाई अब विजुअल्स है, सारी चीजें हैं, ग्राम प्रधान ने जिम्मेदारी सौंप दी है, तो क्या कोई अधिकार दिया है उनको इस तरीके से? ग्राम प्रधान, क्योंकि पंचायत भवन है, उसमें बहुत सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें हेरफेर हो गया, कुछ गलत चीजें हो गई, तो कौन जिम्मेदार होगा? अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर कोई एक्शन लिया है? देखिए अखंड, जब इस संबंध में इटवा वीडियो से जानकारी लिया गया तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि हमें जानकारी नहीं था, लेकिन अगर आपके माध्यम से जानकारी मिली है तो उसे तत्काल वहां से हटवाया जाएगा। लेकिन जब कोई हटिया बात सामने आ जाती है, मीडिया में आ जाती हटा है, दीजिए। तो अधिकारियों के द्वारा हाथ झाड़ करके सीधे बोल दिया जाता है हमें जानकारी नहीं थी। अखंड नहीं, अभी ब्रजेश वो व्यक्ति हटा या नहीं हटा? जी, अभी वो व्यक्ति है, वर्तमान में है। अखंड अब अभी वीडियो आ गया, अधिकारियों के पास जानकारी चली गई और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हम तत्काल प्रभाव से उनको हटाएंगे। अब कब कार्रवाई करेंगे? मतलब क्या इसके लिए क्या विशेष किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या कि उस मुहूर्त में जाकर के वो कार्रवाई करेंगे? तो अपने आप एक बड़ा सवाल है, बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार कितनी लापरवाही है, बड़े स्तर पर लापरवाही है कि जिन कंधों पर ये जिम्मेदारियां हैं, लोगों के जरूरी कागजात को कहीं ना कहीं एकदम मजबूती के साथ रखना और इस तरीके से वहां पर एक जिसके पास अधिकार नहीं है
उसको वहां पर एक एंट्री दे दी गई है और वहां पर उसको ताला चाबी का और सब कुछ दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खिलवाड़ है। फिलहाल इस एक मामले पे एक बार जरूर बात कीजिएगा कि आपने बोला था हम तुरंत हटवाएंगे, अभी तक तो हटा नहीं, तो आप एक्शन क्या ले रहे हैं, इसको भी जरूर बताइएगा ब्रजेश, क्योंकि आखिरकार ये बड़ी लापरवाही है और गंभीर लापरवाही के लिए कहीं ना कहीं वो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जो पहले कह देते हैं कि हमें जानकारी नहीं, और जब जानकारी हो जाती है तो उस पर एक्शन लेने से पता नहीं क्यों डरते हैं। अगर कुछ है, वो किसी अधिकार क्षेत्र के तहत वहां पर रह रहा है, कुछ अगर ऐसा है तब तो अलग विषय है, और अगर नहीं है तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि पंचायत भवन में किसी की चरपाई की कोई व्यवस्था की जाए। वहां पर तो ऑफिस सिस्टम होता है, तो वहां पर अगर इस तरीके की व्यवस्था की गई तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार किसकी मर्जी से, किसने उसको वहां पर इस तरीके का काम करने के लिए या वहां पर इस तरीके की व्यवस्था के लिए उसको अधिकृत किया। तो अपने आप में बड़ा सवाल है, इसको लेकर के जरूर सवाल कीजिएगा ब्रजेश, क्योंकि अब तो कहिएगा कि आपको जानकारी भी हो गई और आपने कहा था एक्शन लेंगे, ना आपको जानकारी होने के बाद ना वो व्यक्ति हटा और ना अभी तक आपने कोई एक्शन लिया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्रजेश बता रहे हैं और एक लापरवाही ग्राम प्रधान की साफ तौर पर बयां करती है, बताती है कि किस तरीके से का जो वहां पर जो अनधिकृत व्यक्ति है उसको अधिकार दे दिया गया है वहां पर एंट्री करने का। आपको एक खबर और बता देते हैं, राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से एक प्रॉपर्टी डीलर की, संदीप सिंह की, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस मामले में पुलिस को एक बड़ी जानकारी हासिल हुई है और इसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता जिसका नाम दिनेश यादव बताया जा रहा है, जिसकी गाड़ी पर पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी मिली हुई है उस व्यक्ति को जो मिली हुई थी पूर्व में, और कहीं ना कहीं जो उपचुनाव में उस प्रभार था कई जिलों में और कई प्रत्याशियों के लिए वो चुनाव में प्रचार प्रसार भी करता था। ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं सोशल मीडिया पर, उसकी कई सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। उसमें अपने दफ्तर में भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ अपनी तस्वीर लगा रखी है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक कनेक्शन जुड़ रहा है कि किस तरीके से जमीनी विवाद को लेकर के, जो एक पुराना विवाद था, उसको लेकर के 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी उस प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या करने के लिए, जहां पर दिन दहाड़े पीजीआई थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर को 2 नकाबपोशों ने गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसपे प्रॉपर्टी डीलर की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है इसके मास्टरमाइंड के रूप में, लेकिन अभी भी जो दोनों शूटर हैं वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं और उनकी तलाश में जो टीमें हैं, एसटीएफ है, वो भी लगी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से जो बदमाश है उन्होंने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया, अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे थे और उसके बाद से ही सीएम योगी ने बड़े अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की थी और जहां पर इस तरीके की घटनाएं घटित हुई, चाहे वो गाजियाबाद की घटना हो, चाहे वो लखनऊ की घटना हो या अन्य थाना क्षेत्रों में जिस तरीके से इस तरीके की घटना घटित हुई थी, उसको लेकर के खासा नाराज हुए थे सीएम योगी और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई थी, जिसके बाद लगातार एक के बाद एक न सिर्फ टीमें गठित हुई बल्कि उन अपराधियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कई तरीके के जाल बिछाए और इसमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है कि जो दिनेश यादव है, जो समाजवादी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, लोहिया वाहिनी का, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसकी बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने उसको न सिर्फ उससे संबंधित 5 गाड़ियों को भी कहीं ना कहीं सीज कर दिया। तो अपने आप में जिस तरीके से पूरा मामला था, अपने आप में हाईलाइटेड मामला था और विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था कि जब राजधानी लखनऊ में लोग सुरक्षित नहीं है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार जो कानून व्यवस्था है वो आखिरकार क्यों नहीं संभल रही। लगातार दावे किए जाते हैं, गाजियाबाद में भी युवक की हत्या को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो असद था गाजियाबाद में, उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। साथ ही साथ जो उसमें सह आरोपी थे वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन संदीप सिंह जिस तरीके से कहीं ना कहीं जिनकी हत्या की गई थी, दिन दहाड़े हत्या की गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी, उसमें भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन अभी भी जो शूटर हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो तमाम इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे मेरठ में ही हो जहां पर एक 23 वर्षीय युवक को, जिसके 2 दिन बाद उसका बर्थडे था और उसकी कहीं ना कहीं गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो ऐसे में एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब बातें निकल करके सामने आ रही तो कई जगहों पर आपसी विवाद के मामले भी निकल करके सामने आ रहे हैं, चाहे वो गाजियाबाद का सूर्या हत्याकांड हो जहां पर असद उसका दोस्त था और बकरीद के दिन उसने निर्मम हत्या कर दी थी चाकू से गोद करके, और यहाँ पर भी जिस तरीके से लखनऊ में संदीप सिंह जो प्रॉपर्टी डीलर थे उनकी गोली मारकर हत्या की गई, इसमें भी जमीनी विवाद की बातें निकल करके सामने आ रही है। एक और खबर आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से आंधी और बारिश ने कहर मचा रखा उत्तर प्रदेश में, आज भी तड़के आगरा में इस तरीके की तस्वीरें आई हैं जहां पर 1 घंटे की आंधी और बारिश में सड़कें जलमग्न हो गई, घुटनों तक पानी भर गया और कई जगहों पर फुटपाथ
भी टूट गए, 25 फीट तक गड्ढा हो गया, सड़क धंस गई, जिसमें ईंटों से लदी हुई ट्रैक्टर ट्राली भी समा गई और कई जगह गाड़ियां भी पलट गई। इस तरीके के तमाम दृश्य आगरा से आए हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आंधी और बारिश ने उत्तर प्रदेश का मिजाज जो है वो बेहाल कर रखा है। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आंधी बारिश की वजह से स्थितियां बेहाल जैसी हो गई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से तूफान में 112 लोगों की जान चली गई थी और कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक इस तरीके की आंधी तूफान से इस तरीके की खबरें आती हैं जहां पर लोगों की जान जाने की बातें आती हैं। पानी की वजह से सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, सड़कें टूट जा रही हैं, गड्ढे हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई गाड़ियां भी उनमें समा जा रही है। चाहे वाराणसी की भी तस्वीरें हमने दिखाई थी, वहां पर भी किस तरीके से जो बारिश हुई थी उसके बाद से हालात कितने ज्यादा खराब हो गए थे, घरों में लोगों के पानी चला गया था। आगरा की आज की भी तस्वीरें यही बताती हैं कि बारिश के बाद वहां भी माहौल खराब हो गया है। लेकिन एक खबर और भी है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार जो कैंडिडेट होंगे उनके टिकट को देने के लिए कई महत्वपूर्ण या यूं कहे कि एक बड़ी रणनीति बनाई हुई है और इस रणनीति के तहत ही जो उम्मीदवार होंगे उनका चयन होगा। ये नहीं कि सिफारिश के आधार पर उनको टिकट दिया जाएगा। 2022 से सीख लेते हुए समाजवादी पार्टी एक बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ काम करी और वहां पर न सिर्फ एक किसी कंपनी के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, बल्कि जो पार्टी के जो वहां का लोकल लीडरशिप है उससे भी फीडबैक लिया जा रहा है। उसके बाद डिसाइड किया जा रहा है। कई उसमें सवाल है कि क्या व्यक्ति अच्छा है, दागदार तो नहीं है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा तो नहीं है, जाति समीकरण कैसे ठीक उसके ऊपर बैठता है या नहीं बैठता है, और उसकी कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इलाके में। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इस वक्त और 2027 के चुनाव के लिए फूक फूक कर कदम रख रही है और इसके लिए प्रभावी रणनीति उसने बना रखी है। और इसमें एक्स IAS आलोक रंजन जी बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक रास्ता निकाल रहे हैं कि जिससे समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। इसी से जुड़ी एक और खबर यह है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देने के मूड में है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कांग्रेस इन सीटों पर सहमति जताती है नहीं जताती है, क्योंकि पहले भी सहारनपुर में, अमरोहा में सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं उठापटक देखने को मिली, मतभेद नजर आए। लेकिन 2027 के चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी के तरफ से जो सीटों का ऑफर किया जाता है उस पर कांग्रेस से बात बनती है या नहीं बनती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है और उन तमाम कैंडिडेट्स का चयन जो होगा वो सर्वे और फीडबैक के ही आधार पर होगा। इस बार सिफारिश समाजवादी पार्टी में काम नहीं आने वाली। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।